नीतीश कुमार का कोई भविष्य आपको आगे उज्जवल नजर आ रहा है? क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार को एक डमी मुख्यमंत्री बनाने की पूरी प्लानिंग हो गई है, पूरी तैयारी हो गई है। देखिए हिमांशु जी, ये सारी बातें नीतीश कुमार और भाजपा, भारतीय जनता पार्टी को लेकर शुरू से ऐसा ही एक्सपेक्टेड था, संभावित था। पहले भी हम्म। लोग ये मूल्यांकन कर रहे थे। और ये शह और मात का खेल अभी जदयू और भाजपा में चलता रहेगा आगे कुछ दिनों तक। क्योंकि एक सबसे जो अपोजिशन था, राजद हैं या कम्युनिस्ट पार्टियों के लोग हैं, सीपीआई सीपीएम के लोग, इन लोगों की जो संख्या विधानसभा में जो घटी है, तो अब अगला जो निशाना है, जो असली रोड़ा, अंतिम रोड़ा है, वो नीतीश कुमार है। और जैसा कि हम्म। आप जानते हैं कि पुरानी साध रही है भाजपा की बिहार में अपनी बदौलत सत्ता, तो ये वो घेराबंदी कर रही है। और ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसा कि आपने बताया कि वो गृह मंत्रालय उनसे लिया गया, या विधानसभा अध्यक्ष वाला, ऐसा लग रहा है कि वो भाजपा आगे बढ़ रही है। ऊपर हम्म। से सरफेस पर, सतह पर ऐसा ही दिखता है। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा के लिए मुश्किलें और बढ़ेंगी। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है हिमांशु जी, ये ठीक है कि उन्होंने चुनाव जीता है, लेकिन वैधता अपनी खो चुके हैं। मामूली बात देखिए, सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय संभाला, और जिस तरीके से चूंकि वैधता खो चुके हैं, वैध नहीं है। अब देखिए हम्म। कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ठीक से उत्सव तक नहीं मनाया, जो कि बहुत बड़ी विक्ट्री थी। और ये वो जानते हैं कि वैधता नहीं है, इसलिए वो ज्यादा आक्रामक, ज्यादा हिंसक, और ज्यादा एक बुलडोजर पर उनकी निर्भरता बढ़ती गई है। और जिस हम्म। नालंदा से उसकी शुरुआत हुई, वहीं से बहुत बहुत सशक्त प्रतिरोध शुरू हो गया। तो ये जो हम्म। यूपी जो सोच रहे हैं बिहार को, या मध्य प्रदेश या राजस्थान जैसी स्थिति सोच रहे हैं, भाजपा ज्यादा बड़े संकट में फंसेगी। और बिहार में फंसने का मतलब है कोई ज्यादा, आप देखिए इतना सशक्त और बड़े पैमाने पर लोगों में नाराजगी है। ये क्या स्वरूप ग्रहण करेगी राजनीतिक रूप से, अभी थोड़ा कहना जल्दबाजी है। लेकिन इतना संकेत साफ दिख रहा है कि जितना ज्यादा वो नीतीश कुमार की गर्दन पकड़ने की कोशिश करेगी, उतना ही ज्यादा खुद भी फंसती जाएगी। और मुझे लग रहा है कि भाजपा के लिए चीजें ज्यादा मुश्किल होगी। ऐसे अभी सतह पर दिख, सरफेस के अपीयरेंस के लेवल पर आपको लगा कि नीतीश कुमार घेरते जा रहे हैं। कभी भी हम्म। वो स्ट्राइक बैक हो सकता है। ये शह और मात का खेल है, जो आगे आने वाले दिनों में आप देखते रहेंगे। हम्म। मनीष जी, आप किस तरह से देख रहे हैं नीतीश कुमार को? क्या ये झटका नहीं है कि उनके हाथ से स्पीकर का पद भी गया और गृह मंत्रालय तो पहले चला ही गया था? देखिए, मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार को जो पहला झटका था वो चुनाव परिणाम के दिन ही लग गया, जब वो दूसरे नंबर पे आ गए और इस स्थिति में आ गए कि आरजेडी का आंकड़ा भी 25 पे जाके खत्म हो गया। तो जो एक गुंजाइश बचती थी कभी भी नीतीश कुमार की इधर उधर जाने की, वो गुंजाइश वो खत्म हो गई। तो जहां से पहला झटका वहां लगा, दूसरा झटका जो गृह मंत्रालय छीनने से लगा। लोग इसको कहते हैं कि स्वतः नीतीश कुमार ने खुद से दिया है, कई लोग ये भी बात कहते हैं कि स्वतः हम्म। दे दिया। अरे, हम्म। स्वतः कैसे दे देंगे? जिस वजह से इनका नाम सुशासन पड़ा नीतीश कुमार का, हम्म। वो वजह, वो एक कारण जिसकी वजह से नीतीश कुमार की छवि बनी, वो कारण उन्होंने सम्राट चौधरी को दे दिया। और हम्म। और आप देखें कि जब हम लोग देखते हैं कि जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री का शपथ होता है या उप मुख्यमंत्री का शपथ होता है, तो उसके हम्म। बाद जब कोई दिल्ली जाता है, उस राज्य के मुख्यमंत्री जाते हैं दिल्ली। यहां कौन गए दिल्ली? यहां सम्राट चौधरी गए अमित शाह से मिलने के लिए, हम्म। गृह मंत्री से मिलने के लिए, अमित शाह से मिलने के लिए सम्राट चौधरी गए। नीतीश कुमार नहीं, नीतीश कुमार जाते भी नहीं, नीतीश कुमार हम्म। जाते भी नहीं। लेकिन फिर भी आप समझिए कि क्या क्या मैसेज कन्वे किया जा रहा है, क्या मैसेज हो रहा है। अब ये प्रेम कुमार की बात आ गई कि प्रेम कुमार जो है वो उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया, निश्चित तौर पे वो बनेंगे। हम्म। तो जो दूसरा अंतिम दरवाजा था, दूसरा तो नहीं कहूंगा, जो अंतिम दरवाजा था वो भी अब बंद हो चुका है। अब समझिए कि हम्म। जो चाबी है, बीजेपी ने ताला बंद करके चाबी अपने पास अब रख लिया। अब कोई कुछ नहीं कर सकता है। चाहे दूसरी पार्टी से, आप देखें कि जब दूसरी पार्टी, मतलब ये तो बातें, मतलब बिहार, क्या बिहार से बाहर भी इस बात की चर्चा है कि लोगों को लग रहा है जिस तरीके से आरजेडी की संख्या कम हुई है, या जिस तरीके से एआईएम के विधायक हैं, अब देखिए, या
आरपी गुप्ता है, उन सबको लेकर तरह तरह की बातें हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी चर्चाएं हो रही है कि उपेंद्र कुशवाहा के भी विधायक जा सकते हैं, इसलिए विधायक जा सकते हैं, इसलिए अपने बेटे को उन्होंने मंत्री भी बना दिया। तो इस तरह के आप सोचिए कि एक डर के साए में पूरे की पूरी मुझे लगता है कि ये सरकार चल रही है और वो चलेगी। डर इस बात का होगा कि आरजेडी के विधायक कब टूट जाएंगे, डर इस बात का होगा कि कांग्रेस के विधायक कब टूट जाएंगे, डर इस बात का कि उपेंद्र कुशवाहा के विधायक कब टूट जाएंगे। तो इसी में चलना है। और जो मैसेज बीजेपी को अपने तौर पर दे दिया था, वो मैसेज बीजेपी ने प्रेम कुमार को स्पीकर बना के वो दे दिया है कि अब कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप बीजेपी के इच्छा के विपरीत अगर किसी पार्टी को तोड़ के लाते हैं तो उसमें भी कठिनाई होगी। अब प्रेम कुमार स्पीकर है तो उसमें भी आपको कठिनाई होगी। अगर आपको किसी पार्टी को तोड़ना है तो बीजेपी के इच्छा के अनुकूल तोड़ना होगा। और मुझे याद है कि जब पिछली बार जब ओवैसी की पार्टी के विधायक टूटे थे, भले वो आरजेडी में शामिल हुए थे, लेकिन वो ओवैसी की पार्टी को, एआईएम को तोड़ने का जो पूरा प्लान था वो नीतीश कुमार का था। वो चाहते थे कि वो आरजेडी में आए और उनकी इच्छा के अनुकूल ही आरजेडी में आए। उस समय विधानसभा अध्यक्ष भी आरजेडी के थे, तो कहीं कोई कठिनाई नहीं। लेकिन इस बार जब स्पीकर का पद बीजेपी के पास है तो अगर कोई पार्टी टूटेगी तो बीजेपी के इच्छा के विपरीत वो टूट भी नहीं सकती है। अनीश अंकुर जी, आपको क्या लग रहा है कि लड़ाई कौन लड़ेगा? क्या जनता लड़ाई लड़ेगी या फिर ये जो विपक्ष है ये लड़ाई लड़ेगा? जो संवैधानिक संस्थाओं में कुछ अच्छे लोग बैठे हैं वो लड़ाई लड़ेंगे? असल में लड़ाई लड़नी किसको है ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जनता क्यों लड़ने जाए भाई? जब जीत जाएगा विपक्ष तो मलाई वो खाएगा, तो फिर जनता लड़ने काहे जाए भाई? और कहाँ लड़ने जाए? सवाल ये भी है। आदमी अपनी रोजी रोटी देखेगा कि जो है ये सियासत करता घूमेगा इधर से उधर, ऑफिसों में, दफ्तरों में, या फिर राजनीतिक दलों के दफ्तरों में? देखिए हिमांशु जी, जैसा आपने कहा कि लड़ेगा कौन, विपक्ष जो ऑपोजिशन की जो पार्टियां हैं, जनता के जो मुद्दे और आकांक्षाओं को वो अभिव्यक्त करती है। अभी जैसे देखिए कि महागठबंधन ने जो घोषणा पत्र जारी किया था, उसने लगभग यहाँ के एस्टेब्लिशमेंट को, यहाँ के स्थापित लोगों को, पूंजीपतियों को, जो रूलिंग जो एलीट है, उसको एक तरह से आतंकित कर दिया, टेरराइज कर दिया। पहली बार किसी उत्तर भारत के चुनाव में, जैसे अभी एक सज्जन बोल भी रहे थे समाजवाद के बारे में, तो जो अपोजिशन का जो जिसमें पूरे मैनिफेस्टो को ड्राफ्ट किया कम्युनिस्ट पार्टियों ने, और पहली बार कुछ ऐसे कदम की बात की जिसमें पूरा पूंजीपति वर्ग आतंकित हो गया। और अगर लगा कि अगर ये प्रयोग बिहार में सफल हुआ तो ये दूसरे हिंदी भाषी राज्यों में भी या दूसरे राज्यों में इसकी मांग उठेगी। इसलिए पूरा तमाम संविधान को खत्म करके चुनाव आयोग का नाम ही बिहार में हो गया था केचुआ। केचुआ मतलब केंद्रीय चुनाव आयोग, जिसकी कोई रीढ़ की हड्डी नहीं होती। सबको खत्म करके इसको का गला घोटा गया। लेकिन आपने पूछा कि लड़ेगा कौन, इसी बीच में बहुत बड़ी सिल्वर लाइनिंग है, केरल से आ रही है। केरल की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने हिंदुस्तान के 2 और 3 हजार साल के इतिहास में एक ऐसा कदम उठाया जो आज तक कभी नहीं हुआ था। पहली बार 1 नवंबर को उसने गरीबी से मुक्त कर दिया। ये भी तो इसी वक्त में हो रहा है समाजवाद में। वर्ल्ड बैंक से लेके तमाम इंटरनेशनल एजेंसीज ने कि भाई आखिर हिंदुस्तान का एक कोना गरीबी से मुक्त कैसे हो गया। यही तो समाजवादी राजनीति करने वाले लोगों ने। लिटरेसी के मामले में नंबर 1 सबसे पहले वही हुए। हाँ, निरक्षरता भी सबसे पहले वही खत्म हुआ। तो आप पूछे कि लड़ेगा कौन, ये जो बिहार में लड़ाई बल्कि शुरू भी हो गई है। आप देखिए कि पहला दिन जो नालंदा में बुलडोजर चला, सबसे ज्यादा लाल झंडा के लोग, आप वहाँ सीपीआई का कम्युनिस्ट पार्टी का जो उम्मीदवार था, वोट उसको बहुत 3,000 आया, लेकिन लड़ाई में उसी ने प्रशासन को पीछे कर दिया, पीछे हटना पड़ा। तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान नहीं है। और ये आपको लग रहा है कि भाजपा ऊपर से ताकतवर दिख रही है और नीतीश कुमार भी कमजोर दिख रहे हैं। ये सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट शक्तियों का सबसे बड़ी प्रयोगशाला, जिसके बारे में कहा था कि स्वामी सहजानंद सरस्वती की धरती रही है, तो बहुत मुश्किल होगा। और भाजपा आपको अभी लग रहा है कि जीत रही है, नंबर्स गेम में भी आपको लग रहा है ये भाजपा आज से खेल रही है। और यहाँ ज्यादा जो कर रहा है ना, काबिल बनना, उनको ऐसा धक्का लग सकता है जिसकी कल्पना उन्होंने नहीं की। मनीष जी, आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा। जो परिस्थितियां हैं उनमें नीतीश कुमार आगे आने वाले समय में कुछ करने लायक बचे हैं या नहीं बचे हैं?
और जो विपक्ष है उसकी जो इस वक्त पोजीशनिंग है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार तो अब मुझे नहीं लगता है कि कुछ करने लायक स्थिति में है। दूसरी बात जो आपने कही कि विपक्ष, तो मुझे लगता है कि विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती यह है, और आने वाले जो 4 साल, कम से कम 4 साल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लोकसभा चुनाव को अगर वहां देख ले तो लोकसभा चुनाव से ही एक तरीके से माहौल बनने लगता है, और 1 साल बाद यहाँ पर भी बिहार में भी चुनाव हो जाते हैं। तो अगले 4 साल कांग्रेस की कहाँ जाएगी? कांग्रेस तो वैसे खत्म हो गई बिहार में, लेकिन कांग्रेस जाएगी कहाँ? आरजेडी अपने विधायकों कहाँ तक बचा पाएगी? क्योंकि मुझे याद आता है कि यही सम्राट चौधरी और जावेद इकबाल अंसारी और कई और उस समय विधायक विधान पार्षद थे, वो सब आरजेडी से टूटकर जेडीयू में उस वक्त आए थे। और अब जो वक्त है वो आरजेडी को संभालने का वक्त है, आरजेडी को बचाने का वक्त है, और इसकी संभावना बहुत कम है कि जो अभी 25 का आंकड़ा है वो 25 का आंकड़ा बचा रह सके, इसकी संभावनाएं कम है। दूसरी बात, जो बुलडोजर की बात कह रहे थे कि बुलडोजर चलेगा, तो मुझे लगता है कि चाहे यूपी में बुलडोजर चलाना हो सकता है कि आसान हो, बिहार में बुलडोजर चलाना इतना आसान नहीं होगा। इसके पीछे वजह बताता हूं। बुलडोजर वो चला सकते हैं अगर वो अल्पसंख्यक हो, मुस्लिम हो, तो बुलडोजर इनके यहाँ चल जाएगा। यादव जाति से आएंगे तो उनके यहाँ बुलडोजर चल जाएगा। आप इनकाउंटर में भी वही देखेंगे, जो हाफ इनकाउंटर बिहार में हो रहा है उसमें भी यही ट्रेंड देखेंगे कि अगर हो। लेकिन आप देखिए कि जो बुलडोजर चला, एक पासवान के घर चला, तो किस तरीके का विरोध हो गया। चिराग पासवान से सवाल उठने लगे कि पासवान के घर बुलडोजर चलाया। अगर मुसलमान होगा, अगर यादव होगा, वहां बुलडोजर चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे इतर अगर कहीं बुलडोजर चलेगा तो इनको बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी, चाहे वो तो मनीष जी, इनका जो टारगेट है वो तो यही रहता है ना, मुसलमानों के घर चलाएंगे, ऐसे लोगों के घर चलाएंगे जो लोग आवाज ना उठा पाए और जो एंटी हो, इनका वोट बैंक ना हो, उसी के घर चलता ही है। तो अगर यादव के घर बुलडोजर चलेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं। आप इनकाउंटर में भी वही ट्रेंड देखेंगे कि सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते इनकाउंटर हुआ, आगे भी देखेंगे। देखिए 1 महीने में इतना इनकाउंटर हो, तो उसमें आप इनकाउंटर का ट्रेंड भी देखेंगे कि वही ट्रेंड होगा, उससे उलट नहीं होगा। इसलिए मैं जो यहाँ योगी का मॉडल उस तरीके से लागू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जो बुलडोजर वाला या आपराधिक वाला जो बात करेंगे, तो अगर आप किसी कुर्मी या कोयरी पर अगर जाएंगे बुलडोजर चलाने, तो वहां क्या होगा? वैसे चलेगा नहीं। आप एक पासवान के घर बुलडोजर चलने का हाल देख लिया कि क्या हुआ। तो ना जीतन राम मांझी चाहेंगे, ना चिराग पासवान चाहेंगे, ना उपेंद्र कुशवाहा चाहेंगे कि उनके घर कोई बुलडोजर चले, और ना सहनी भले मुकेश सहनी जो महागठबंधन की तरफ, लेकिन सहनी के घर भी बुलडोजर चलाना आसान नहीं है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अभी कि बिहार में उस तरह आप न्यूज बनाने के लिए, खबर बनाने के लिए अगर इन चीजों को कह दे तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ बुलडोजर पॉलिटिक्स बिहार में नहीं चलेगा।